अच्छा, एक व्यक्तित्व ऐसा है इतिहास का, गोकुलदास जी। उनके ऊपर शायद ही किसी ने काम किया होगा, आपने सबसे पहले उस पर देखिए, गोकुलदास जी शक्ति सिंह जी के वंशज थे। जी, महाराणा प्रताप के छोटे भाई के वंशज थे और सावर उनके पास में था। जी, वो वीर योद्धा तो थे, जी, पर उसके बाद में उनका जो साहस था, वो जानते थे कि नैतिकता क्या और अनैतिकता क्या है। जी, वो जानते थे कि धर्म युद्ध क्या है और अनैतिकता के लिए लड़ने वाले लोग क्या हो सकते हैं। जी, एक बार यहाँ कवियों को जो मुगल बादशाह ने कहने लगा, ये गोकुलदास के ऊपर इतना चारण लिख रहे हैं, इतना गीत लिख रहे हैं, है क्या उसके अंदर। तो इन्होंने कवियों को इकट्ठा कर लिया एक जगह, कहा इनको सबको मार दो आज। जी, ये बात गोकुलदास जी तक गई तो गोकुलदास जी आए, कहने लगे आप कैसे करेंगे, नहीं इनको हमने 60 को लिया है, आप 120 आप इनकी संख्या दे दो। उनका मैं 120 राजपूत दे देता हूं। उन्होंने 120 राजपूत उनके सामने पेश कर दिए और उनको उसमें छोड़ा लिया। ये काम कौन करे साहब, ये कोई कर सकता है क्या। मेरा ये कहना है कि उन्होंने जिन मूल्यों के लिए काम किया ना, आज आप ये मान करके चलें सर, गोकुलदास जी सूरता में, वीरता में, दानवीरता में, एक योद्धा के और एक शासक के जो गुण होने चाहिए वो सारे सर्वगुण संपन्न थे। एक मुंशी अजमेरी थे, तो वो पुष्कर ने ब्राह्मण थे, नाम कुछ ऐसा लगता है, मैथिली शरण गुप्त के मेंटर हैं वो, झांसी में रहे और उन्होंने गोकुलदास नाम का एक लघु काव्य लिखा। जी, अब आप मुझे बताइए, आज तक वो उस पर काम क्यों नहीं हुआ, काम होना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि सर, गोकुलदास के चरित्र पर, गोकुलदास जी के सूरता के ऊपर, उनकी दानवीरता के ऊपर और उनकी शासन प्रणाली पे एक इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। जी, आज की पीढ़ी को अगर आप वो नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे आप इसको। मैं कवि ने यहाँ तक कहा, हमारे तो पुरखों ने उनको मरसिए लिखे 1707 में, और उन्होंने कहा कि भाई कवियों, अब कविता विविता छोड़ो, अब ये तुम्हारा कविता सब रद्द हो गई, क्योंकि इसकी पारख करने वाला और इसको खरीदने वाला, इसके मूल्य को समझने वाला गोकुलदास नहीं रहा है। अब इससे बड़ी क्या ट्रिब्यूट होगी किसी को। तो इसलिए बड़े इतिहास में बड़े नाम है उन पे काम हुआ है। अभी चंद्रसेन जी पे नहीं हुआ ना, आप छोड़िए। जी, चंद्रसेन जी पर जितना काम, 20 साल उन्होंने अकबर का मुकाबला किया, छपनों के पहाड़ों में घूमते फिरे, वो यहाँ पर रहे, और उनका जीवन पर्यंत आखिर के अंदर उनका स्वर्गवास भी हुआ तो वो सारण की पहाड़ों में हुआ उनका। हम गए थे इस बार, छतरी का उनका वो था, उसको देखने के लिए। तो साहब, जीवन पर्यंत जो 20 साल अकबर से लड़ता रहा, महाराणा प्रताप से 20 साल पहले, उनके तो बहनों ही थे वो महाराणा प्रताप। पर क्या इतिहास में आज चंद्रसेन का उतना बड़ा नाम है? नहीं है। लोग ये कहते हैं, एक यूजीसी की, भारत सरकार का एक सर्कुलर भी है, और भारत सरकार ने एक फैसला भी किया था कि इतिहास में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाए जिसमें योद्धा की जाति का और पूजा पद्धति का पता चलता हो। जी, सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। जी, मतलब अगर मान लीजिए औरंगजेब के खिलाफ अगर किसी ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने युद्ध किया, या उसके बाद दुर्गादास ने कोई काम किया, या उसके बाद अजीत सिंह जोधपुर ने काम किया, तो उसमें यह मालूम नहीं होना चाहिए उधर वाला जो था वो औरंगजेब था और इधर वाला कौन था। ऐसा पढ़ाओ तो क्या पढ़ाया जाए, ए बी सी ऐसे कोई नाम रखे जाए छद्म रूप से। ये बिना रीढ़ की हड्डी की लोग खड़े करना, बिना स्वाभिमान के लोग खड़े करना, बिना देशभक्ति के लोग खड़े करना, हमारे लिए हाथ खड़ा करे, हमारी सत्ता में समर्थन करते रहे, ऐसी जनता जनार्दन हो जाए, यह इस प्रकार की योजना लेकिन हिंदुस्तान ये ने कभी स्वीकार एक नहीं किया। विवाद खड़ा हो रहा है अभी कि जो आप कह रहे हैं कि उसमें जाति का या उसका पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अभी फैसला ये हो रहा है कि मुगल इतिहास को हटाया जाएगा। साहब, मुझे आप बताइए कि आप इतिहास पढ़ाते काहे को? प्रेरणा देने के लिए, जागरण के लिए? जी, आपको उसमें से आपके पुरखों के प्रति आपकी जो रूट्स है, आपकी जड़ें हैं, उन जड़ों के बारे में तो जानकारी दोगे ना। हाँ, ये बताइए कि तुम्हारी जड़ों पे प्रहार करने वाले कौन कौन है, तो पढ़ा दीजिए उनको, कौन मना कर रहा है उनको। जी, पर अगर हमको यह कहे कि तुम्हारी जड़ों पे प्रहार करने वाला था, जिसने हिंदुस्तान से लोगों की मातृभूमि के प्रति रक्षा के लिए, इस देश के लिए त्याग और बलिदान करने वाले जो लोग थे, उनके बारे में मत पढ़ाइए जी। इससे जिससे लड़ाई हुई ना, वो दूसरी जाति का था। जी। ये कायरता है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आप सहमत हैं कि वो जो ये फैसला हो रहा है उस पे वो। मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, ये कायरता है। वह इस स्वाभिमानी भारत को खड़ा होता हुआ देख नहीं सकते। उनको केवल वोट चाहिए, और वोट चाहिए तो वोट के लिए जो कीमत चुकानी होती है वो चुकाने का प्रयास कर रहे हैं।
अच्छा, लखावत साहब ने एक फैसला लिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी। वो नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में जीतते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है धरोहर संरक्षण की। एक कवि के तौर पे, साहित्यकार के तौर पे भी आपकी बड़ी भूमिका रही है, और एक वकील के तौर पर भी। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब टाटा बंदियों की रिहाई हुई थी तो आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो आपका सेटिस्फेक्शन किस काम में हुआ है सबसे ज्यादा? देखिए, मेरा सेटिस्फेक्शन, तो मैं क्या कहूँ, मैं जो चाहता था वो मैं करने का मुझे अवसर दिया। मुझे सरकार के लोगों ने भी दिया, संगठन के लोगों ने दिया, मेरे मित्रों ने भी दिया। मैं चाहता भी नहीं था। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने इस जीवन के लिए क्या होना चाहिए मेरे मन में कभी कोई भाव ही नहीं आया। सब जानवर भी रोटी खाकर अपना जीवन तो पालन कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं, दाल रोटी खाने के साधन तो सबके पास थे। पर हम जानते थे कि वह जो इतिहास का प्रश्न है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे पा रहे हैं, जी। वो कुछ कर पाए। मैं जो विनम्र प्रयास हो पाया, मैं नहीं कह सकता उसका आकलन तो आने वाली पीढ़ियां करेगी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ, मुझे तो पूछा एक बार हमारी मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने पूछा कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या हो तो बताओ। मैं कहा एक समस्या है। उनका बताओ। मैं कहा ये दिन 24 घंटे का ही होता है, इसको 48 घंटे का कर दो, 24 घंटे में काम पूरा नहीं होता है। जी। तो ये बात सही है कि जीवन के इस छोटे कालखंड में सब काम तो नहीं कर सकते। अभी भी राजस्थान में 100 गुणे काम करने की गुंजाइश है। राजपूताना की धरती पे इतना शूरता है, वीरता है, नैतिकता है, देशभक्ति है, प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। तो अनेक पीढ़ियां खपे तो भी काम नहीं हो सकता। अच्छा, एक जिज्ञासा हर एक की होती है कि लखाव साहब का बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से निकले? जैसे आपने बताया कि सीता मऊ में आपके नहीं, पिता। मैं हम मूलतः थार पार करके थे। जी। जो मेरे जो लखाजी बारड थे, उनके पिताजी जो नानड़ जी थे, वो नाननिया ही गांव उनको मिला था। और वो जैसलमेर, पोखरण वाला और उस इलाके से थे। और उसके बाद लखाजी बारड थे, वो बहुत प्रतिभा के धनी थे। उसके बाद उनको भैरों गांव मिल गया। उसके बाद जोधपुर के महाराजा ने 4 गांव दे दिए, महाराणा प्रताप ने दिए, बीकानेर के महाराजा ने भी गांव दिए उनको। और उनके पास जागीर बहुत थी। फिर जी। अकबर ने उनको 127 गांव और मथुरा के अंदर अंतर्वेद का परगना दिया। जी। तो उनके पास और जलेब में चला। मतलब अकबर इनको हाथी पे बैठा के जुलूस निकाल रहा, खुद आगे आगे पैदल तक चल रहा है, ऐसी सत्ता वाला है। और राजा महाराजाओं ने भी सबने इसी प्रकार उनका सम्मान किया। जी। फिर उसके बाद ये 4-5-6 पीढ़ियां हमारी यहीं पर रही, भैरुंदा रही। फिर उसके बाद ये महाराजा सूर सिंह जी ने 4-5 गांव दिए, तो हम टेला रहने लगे, हमारे भाई लोग चलते रहे। जी। पर मेरे एक पुरखे थे 5 पीढ़ी पहले, बदन सिंह जी, उनको सीतामऊ में मंदसौर में गांव मिल गया, जी। जी। करंडिया। तो वहां रहने लग गए। तो हमारी 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ी वहां रह ली। जी। मेरा जन्म यहाँ का, मेरे पिताजी का जन्म भी वहीं का था। जी। और हम यहाँ टहला में रहने लग गए। और उसके बाद मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था। मैंने तो फेमिन में भी काम किया सब, मैंने 2 साल फेमिन में काम किया, आप छुट्टियों शुरुआत में में पढ़े। संघ से जुड़े, उसके बाद में? मैं संघ में जुड़ा, मैं डीडवाना पढ़ने आया। जब डीडवाना में मैं फर्स्ट ईयर में आया, तब मेरा संघ से संपर्क हुआ। तब से अब तक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परंतु मुझे काम करने का जो अवसर मिला, वो मैं इस टोह में रहता हूँ कि कोई अच्छा काम करने का अवसर मिले, उसमें चूकना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत तो सुख सुविधाएं ये सब चलती रहती है, सब कोई विशेष अच्छा, नहीं। संघ के लिए काम करना उस वक्त, उस दौर में कितना मुश्किल था? देखिए, संघ का काम मुश्किल, आसान भी बहुत है। जी। वो व्यक्ति का काम है। कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, कोई इधर पैसा टका इकट्ठा नहीं करना है। व्यक्ति को संस्कार देने का काम करना है, देशभक्ति की बात करनी है, समाज की सामंजस्यता की बात करनी है, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करनी है। करे जब तो बहुत वैसा काम है। चुनौती, आज के इस युग के अंदर ये सब बात कहना भी एक चुनौती का विषय है। तो सब जीवनदानी लोग हैं साहब, पूरे जीवन दिया है, इतनी बड़ी लेकिन उस इंस्टीट्यूशन वक्त विरोध के स्वर दुनिया। बहुत बड़े होते थे। देखिए, वो तो एक आप मान के चलो, जब कहोगे ईमानदार होना चाहिए, तो छोटा मोटा जिसका ईमानदारी से झगड़ा है वो तो विरोधी करेगा। जी। वो क्यों चाहेगा कि ईमानदार लोग खड़े हों, देशभक्त खड़े हों? अब लोग तो ये चाहेंगे कि हम चाहें वैसे लोग खड़े होने चाहिए। जी। तो संघ के आज कोई भी आदमी उंगली उठा के थोड़ी कह सकता है, उनकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उनकी ईमानदारी को चुनौती नहीं दे सकता, समाज में करने वाले जो सेवा कार्य है उसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक विलक्षण है संघ, जैसा कोई दूसरा संगठन है भी नहीं इस दुनिया के अंदर। कोई कहे कि संघ की तुलना करो, अब संघ की तुलना क्या करो? ये आसमान कैसा होता है? आसमान आसमान ही होता है, उसकी किससे तुलना करें? समुद्र कैसा है? अब समुद्र समुद्र होता है, उसकी क्या तुलना करें? ऐसे संघ संघ है, संघ की तुलना नहीं की जा सकती। संघ अपने प्रकार का एक सेवाभावी संगठन है, समाज में राष्ट्र निर्माण का काम करता है, व्यक्ति निर्माण का काम है उनके यहाँ, और कुछ है नहीं उसमें।
तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत से। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।